हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग? कल के लेक्चर में हमने किया था वेस्पर थ्योरी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बेसिकली क्या कर रही थी? कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमें बता रही थी। शेप और ज्योमेट्री के बारे में उसने बता दिया था। हाउएवर, बॉन्डिंग प्रोसेस जो होती है, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेस्पर थ्योरी। तो उसके बाद आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आखिर कैसे जो है बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे दो पी ऑर्बिटल मिलके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पूरा हम लोग इस थ्योरी को डिटेल में समझेंगे और किस तरीके से अलग अलग तरीके के बॉन्ड जो है बनते हैं, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है भाई, ये है आज का लेक्चर। उससे पहले भाई, योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। देखो, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस को थोड़ा सा बारीकी से समझ के, आखिर क्या क्या कमियां रही वेस्पर थ्योरी की। तो देखो, ये थ्योरी जो थी ना, ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन कर देती थी जिसके अंदर क्या हो, एक सेंट्रल एटम हो और बाकी के सारे एटम उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हों। ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसकी शेप भी आ गई और ज्योमेट्री भी आ गई, इसको तो एक्सप्लेन कर देती थी। हाउएवर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ये एक, जैसे कि इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इसी के जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या है, कोई एक कॉमन सेंट्रल एटम नहीं होता। इसके अंदर अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ इस तरीके का होता है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ में तीन लगे हैं हाइड्रोजन और एक और कार्बन, इस कार्बन के साथ में लगे हैं दो और हाइड्रोजन और एक और OH ग्रुप। तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई कि कोई एक सेंट्रल एटम नहीं है। इस कार्बन को अगर सेंटर मानोगे तो फिर बाकी के ये एटम किससे लगे हैं। इस एटम को सेंटर मानोगे तब भी सारे एटम इस एटम से कनेक्टेड नहीं है। इसको सेंटर मानोगे तब भी सारे के सारे एटम इस एक एटम से कनेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली मोस्टली मॉलिक्यूल ऐसे ही होते हैं जिनमें कोई कॉमन सेंटर नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में कैसे बने हुए हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती वेस्पर थ्योरी। साथ में ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती भाई, केमिकल बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाती वेस्पर थ्योरी। मॉलिक्यूल के बनने के बाद उसकी क्या शेप है, ज्योमेट्री है, ये तो बता देती है, लेकिन बॉन्ड कैसे बने हैं इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है वेस्पर थ्योरी। और सभी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है वेस्पर थ्योरी के। इस वजह से क्या हुआ भाई, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स और ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन कर पाए और डिफरेंट बॉन्ड्स की शेप कैसी होती है, बॉन्ड्स आखिर बनते कैसे हैं, उसको अच्छे से समझ पाए। इसलिए वेस्पर थ्योरी के बाद दो और थ्योरी आई थी। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और एक है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन दोनों ही थ्योरीज का मैं आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिटेल में तो हम लोग अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे इनको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में। बॉन्ड जो आपने पढ़े हैं सिंगल डबल ट्रिपल, उनके अंदर बॉन्ड असल में कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के, सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई। डेल्टा और फाई बॉन्ड हो सकता है आपके लिए नए हो, लेकिन आज के लेक्चर में वो भी कवर हो जाएंगे। मोस्टली हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड ही समझने हैं अच्छे से। तो ये बॉन्ड आखिर कैसे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, और इन बॉन्ड्स के बनने का प्रोसेस क्या होता है, ये हमें पता चलेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, मतलब आज के ही लेक्चर में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करेगी भाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल किस तरीके के होते हैं। जैसे एटम के अंदर हमने देखा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिख रहे थे सेकंड चैप्टर में, हमने देखा था किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीखा था। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कौन से बॉन्ड बने हुए हैं मॉलिक्यूल में, उसी के बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। तो वो पूरा कौन एक्सप्लेन करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिफरेंट बॉन्ड बन कैसे रहे हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है भाई, ये है हमारा आज का एजेंडा। करते हैं भाई शुरू। देखो भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन किन नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी नॉलेज है जिसके बेस पे थ्योरी बनी है, वो हम लोग देखते हैं। देखो, इस थ्योरी को बढ़िया से समझने के लिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप, उनका डायरेक्शनल बिहेवियर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग सेकंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं बहुत डिटेल में। आज भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल किस ऑर्डर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी रिवाइज कर लेंगे अभी। ओवरलैप का क्राइटेरिया जो है वो भी हम लोग समझेंगे कि किस किस तरीके से ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, किन कंडीशंस में ओवरलैप नहीं हो पाएगा, किस कंडीशन में कितना इफेक्टिव ओवरलैप होगा, ये भी हम लोग समझेंगे। तो इन तीनों ही चीजों की नॉलेज के बेस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो निकल के आती है। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखो, बेसिकली 4 तरीके की सबसेल हमारे पास हो सकती थी, एस, पी, डी और एफ। एस सबसेल में एक ही तरीके का ऑर्बिटल होता था, जो होता था स्फेरिकल, है ना, गोल होता था। पी सबसेल के अंदर 3 तरीके के ऑर्बिटल होते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिनकी शेप होती थी कुछ इस तरीके की। और जिस तरीके से हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, वैसे ही 3 पी ऑर्बिटल होते थे। मान लो ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है ये जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये पी जेड हो गया। पी एक्स क्या होगा, इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। पी वाई क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 पी ऑर्बिटल होते थे। सिमिलरली होते थे हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल भी। जैसे अगर हमारे पास ये एक्सिस है एक्स और वाई, तो एक डी ऑर्बिटल कौन सा होता था, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कहां पर होगा भाई, कुछ इस तरीके से 4 लोग उसके अंदर होते थे और एक्स वाई एक्सिस के बीच में वो प्रेजेंट होता था। ये शेप है डी एक्स वाई ऑर्बिटल की। ऐसे ही डी वाई जेड ऑर्बिटल भी होगा, जो वाई जेड एक्सिस के बीच में होगा। ऐसे ही डी एक्स जेड ऑर्बिटल भी होगा, जो कि एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होगा। तो 3 डी ऑर्बिटल तो ये हो गए। इसके बाद में एक आता था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल कैसे होता था भाई, एक्स और वाई ऑर्बिटल के अलोंग ये होता था कुछ इस तरीके से। इस ऑर्बिटल को बोलते थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके अलावा एक पांचवा डी ऑर्बिटल भी होता था, जो कि होता था डी जेड स्क्वायर। वो क्या होता था भाई, मान लो यहां से जेड एक्सिस जा रही है, तो इस जेड एक्सिस के अलोंग जो है ये ऑर्बिटल होता था। और एक और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्लेन कुछ सफेरिकल तरीके का ऐसे इसके अंदर होता था। एक बेसिकली रिंग सी होती थी इसके अराउंड। तो ये था डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप। ऊपर वाली शेप किसकी है, 3 ऑर्बिटल्स की है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती थी भाई, पांचों डी ऑर्बिटल्स की। ऐसे ही एफ ऑर्बिटल की शेप भी हमने देखी थी। एफ ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा था भाई एक फ्लावर टाइप की शेप होती है, 7 लोग उसके अंदर होते हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड सी शेप होती है। उसको हम लोग स्टडी भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है कि एफ ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं भाई, 7 टाइप के होते हैं, 7 होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल एक ही होता है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं सब सेल में, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये था भाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास होता था एक एफपा प्रिंसिपल। उसमें क्या करते थे, देखो बहुत सिंपल था। हम्म, हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से डिफरेंट सब सेल्स को लिख लेते थे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। यहाँ पर हो गई 2p 3p 4p 5p 6p। यहाँ पर हो गई 3d 4d 5d और यहाँ पर हो गई 4f 5f। उसके बाद में क्या करते थे भाई, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लाइन सी ड्रॉ कर लेते थे। यहाँ पर इन लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती थी, है ना। अब जो भी ऑर्बिटल पहले आ रहा है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो बाद में आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होगा, 1s की सबसे कम, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s, 3p 4s। तो ये हमारे पास एक ट्रिक होती थी ये याद रखने के लिए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अगर करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी एलिमेंट की लिख रहे हैं, तो क्या करते थे भाई, कम एनर्जी से शुरू करते थे और ज्यादा एनर्जी की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन भरना
शुरू कर देते थे। तो ये बेसिक सी तरीका हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जिसको बहुत डिटेल में हमने किया था सेकंड चैप्टर में। अभी भी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। अब जो ओवरलैप का क्राइटेरिया है, ये सभी जो ऑर्बिटल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये हमें समझना है आज के पूरे ही लेक्चर में। तो बेसिकली जो रिवाइज करवाने वाला पार्ट था वो कुछ इस तरीके का था भाई। हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे। उस प्रोसेस में क्या होगा, दो हाइड्रोजन के एटम हमारे पास होंगे। ये बेसिकली क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है। ये दो हाइड्रोजन एटम अगर बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के पास आएंगे और फाइनली इनका बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि बॉन्ड इनका जो है वो बन चुका है। तो ये प्रोसेस जब हो रही होती है, जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं, वहां पर बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। अभी यहाँ पर देखो, एटम में हमारे पास होता क्या है, इस शेप को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसी को डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ये एक एटम है जिसके बीच में न्यूक्लियस है और एजिज पर यहाँ पर क्या होगा, एजिज पर कहाँ गया भाई, ये रहा, ये एटम है हाइड्रोजन के, सेंटर में यहां पर हो गया न्यूक्लियस और एजिज पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव से हम लोग दिखा देते हैं। ये एक तरीके से आप लोग ये मत समझना कि हाइड्रोजन एटम के बाहर इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन एक ही होता है लेकिन चार्ज डेंसिटी के लिए मैंने नेगेटिव नेगेटिव बहुत सी जगह पर बना दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इस पूरे ही स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है। सिमिलरली इस एटम के केस में भी यही होगा, बीच में है न्यूक्लियस और एजिज पर फैली हुई होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस तरीके से अब यहां पर बहुत सारी अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होंगी, बहुत सारी रिपल्सिव फोर्सेज भी होंगी। तो यहां पर टोटल चार तरीके की फोर्सेज होती हैं। दो होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज, दो होती हैं रिपल्सिव फोर्सेज। वो ध्यान से समझते हैं कि कौन सी होंगी। हाँ जी, समझते हैं भाई कौन सी फोर्स होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दो अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन सी होती हैं। मान लो इन एटम्स को हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो गया एटम नंबर ए, इतना क्यों फिसल रहा है आज। ये हो गया एटम नंबर ए और ये हो गया एटम नंबर बी। दो एटम यहां पर हो गए। अब यहां पर देखो, ए का जो न्यूक्लियस है, एन ए मतलब ए का न्यूक्लियस, वो ए के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। एटम के अंदर ऐसा ही होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज होते तो एक दूसरे को रिपेल करते। तो यहां पर ए एटम का न्यूक्लियस एन ए, वो अट्रैक्ट करेगा ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, एन ई को। एन ई का ए ई का मतलब क्या हो गया, ई ए का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए और एन ए का मतलब हो गया न्यूक्लियस ऑफ ए। तो ए के न्यूक्लियस के बीच में और ए के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। सिमिलरली बी के न्यूक्लियस के बीच में और बी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है। तो पहली अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास होगी, ठीक है भाई। दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, देखो, बी का जो न्यूक्लियस है, बी का जो न्यूक्लियस है वो ए के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, तो वो करेगा भाई अट्रैक्ट। क्यों, बी के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और ए के इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होती है अट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बी का न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली ए का न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन्स ये भी आपस में अट्रैक्ट ही करने वाले हैं। तो एक तरीके से दो तरह की हमारे पास क्या हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई। एक अट्रैक्टिव फोर्स सेम एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में लग रही है और दूसरे टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है। तो ये दो तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेज हमारे पास होती हैं। पहली अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक एटम के, चाहे वो ए का हो चाहे वो बी का हो, उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। दूसरे टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई भाई, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ये दो तरीके की अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स जो क्या कर रही हैं, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को और इस नेगेटिव चार्ज को, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को पास में ला रही है, ये क्या कर रही है, ये बॉन्ड बनाना चाह रही है। ये चाहती है कि दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे के पास पास आ जाएं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हो गई भाई। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेज की। दो तरीके का रिपल्सन भी यहां पर होता है। देखो, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे, तब यहां पर पहला रिपल्सन क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से। ए के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करने वाली है। ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करना चाह रही है। सिमिलरली एक और रिपल्सन होगा जो कि क्या होगा, ए के न्यूक्लियस और बी के न्यूक्लियस के बीच में होगा, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी रिपेल करने वाला है। तो दो रिपल्सिव फोर्सेज हो गई। पहली रिपल्सिव फोर्स कौन सी हो गई, ए और बी के दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की रिपल्सन। और दूसरी रिपल्सन कौन सी हो गई, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की रिपल्सन। तो ये दो तरीके की रिपल्सन है। ये दोनों ही रिपल्सन क्या चाहेंगे भाई, कि ये बॉन्ड जो है ना बने, है ना, दूर दूर पुश होंगे। तो एक तरफ है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स जो कि क्या चाह रही है कि ये दोनों के दोनों पास पास आ जाएं, और दूसरी है हमारे पास रिपल्सिव फोर्स जो कि दोनों ही एटम्स को दूर धकेल रही है। अब यहां पर देखो, अगर बॉन्ड हमें बनाना है तो दोनों एटम्स का पास पास आना बहुत जरूरी है। दोनों एटम्स का पास पास आना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें दोनों एटम को पास पास लाना है तो अट्रैक्टिव फोर्सेज को रिपल्सिव फोर्सेज का जो इफेक्ट है उसको ओवरकम करना होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेज को थोड़ा सा डोमिनेंट होना पड़ेगा, तभी जो है हमारा बॉन्ड जो है बन पाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो दोनों ही एटम को पास लाती हैं, और रिपल्सिव फोर्सेज जो हैं वो उन्हें दूर दूर पुश करती हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए इन फोर्सेज का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है भाई, ये हम लोग समझ गए डिफरेंट फोर्सेज के बारे में जो कि होती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। आगे हम लोग देखते हैं भाई, जब हमारे पास बॉन्ड बन जाता है तो अब इस फिगर की हम लोग बात करेंगे, इस कंडीशन की हम लोग बात करेंगे। पहले क्या था, दोनों एटम पास पास थे, दोनों ने कांटेक्ट किया, फिर बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, बाद में उन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनने के बाद किस तरीके से एनर्जीज और फोर्सेज काम करेंगी, तो देखो यहां पर बॉन्ड जब बन जाता है तो इस शेप के अंदर क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, ये बड़ा ध्यान से समझना। यहां पर बेसिकली अभी है क्या, दो एटम के न्यूक्लियाई हैं जो कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। यहां पर एक नए तरीके का इन्वायरमेंट जो है वो बन गया है। देखो, ये एक ऐसा रीजन यहां पर बन गया है जो कि दोनों ही एटम्स के लिए कॉमन रीजन है। इस रीजन के अंदर हम लोग क्या मान सकते हैं भाई, हम मान सकते हैं कि जो दो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी रीजन के अंदर है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन इस वक्त दोनों ही एटम्स के अंदर हैं। एक तरीके से दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स का डुप्लेट पूरा हो गया है, दोनों ने ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना हुआ है। अब आगे देखो भाई, जब ये बॉन्ड बन जाता है तब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। ये जो सिचुएशन बन जाती है, ये जो मॉलिक्यूल बन जाता है, इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, और इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो कम पावरफुल होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें ज्यादा पावरफुल है, रिपल्सिव फोर्सेस कम पावरफुल है। इसके अंदर बेसिकली फोर्सेस हैं कैसे कैसे, देखो जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था ना, कुछ उसी तरीके से यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्सेज है जो इस न्यूक्लियस के और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगी। सिमिलरली एक और अट्रैक्टिव फोर्सेज है जो कि लेफ्ट वाले एटम के न्यूक्लियस और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी। तो ये एक नई अट्रैक्टिव फोर्स है। एक तरीके से ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियाई के द्वारा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कौन सी है, देखो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर सिर्फ है इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली एक है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो क्यों लग रही है भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है दोनों ही एटम्स के द्वारा। सेकेंडली जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्यों है भाई, क्योंकि ये दोनों ही
दोनों के न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज हैं और एक दूसरे से रिपल्सन फील कर रहे हैं। तो ये दो, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की भी आपस में रिपल्सन होने लग जाए। ये सेम ऑर्बिटल के अंदर है, इनका स्पिन भी अपोजिट होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होती है। ठीक है भाई, ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है? एक मोलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है, जिसके बारे में हम लोग अगले मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए ये समझ लो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्सन नहीं होती। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के बनने के बाद, बॉन्ड के बनने के बाद जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, और जो नई रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो कम पावरफुल होती हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बाद में जो मॉलिक्यूल बना है, बाद में जो बॉन्ड बना है, वो स्टेबल बना है, वो कम एनर्जी का है। यही रीजन है, क्योंकि बाद की सिचुएशन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जो बॉन्डिंग की प्रोसेस है उसमें एनर्जी कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल लोअर डाउन हो जाती है। अब इसी सिचुएशन को हम लोग क्या करेंगे भाई, इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। एनर्जी जो थी यहाँ पर, उस एनर्जी के अंदर कैसे चेंज आया जैसे जैसे इनके बीच में बॉन्ड बना। एनर्जी यहाँ पर कम थी, ज्यादा थी, कितनी थी, फाइनल बॉन्ड बनने के बाद कितनी एनर्जी हुई, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट करने लगे तब जो है कैसी एनर्जी हुई। तो इस प्लॉट के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं। देखो, इस प्लॉट को एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। अगर ये दूर दूर सेपरेटेड हैं तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच में फिलहाल ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्सन है। इन दोनों एटम्स के बीच में आपस में कोई भी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी है ऑलमोस्ट हमने क्या बोल दिया भाई, जीरो बोल दिया। जीरो से हालांकि थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरऑल कोई भी रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर नहीं है। अब जैसे ही ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब यहाँ पर इनकी एनर्जी डाउन जाना स्टार्ट करती है। इनके बीच में एक तरीके से बॉन्डिंग प्रोसेस शुरू होने लगता है। जैसे जैसे दोनों के दोनों न्यूक्लियाई आपस में पास आते जा रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर लोअर होती जा रही है। बॉन्डिंग प्रोसेस जैसे जैसे हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रोंग होती जा रही हैं, और रिपल्सिव फोर्सेज का जो एक्सटेंट है वो कम होता जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ रही हैं, इसलिए बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंग होता जा रहा है। ऐसे ही क्या होगा भाई, एक ऐसी डिस्टेंस के ऊपर ये न्यूक्लियाई पहुंच जाएंगे, एक ऐसी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस है भाई। यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आके एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर बॉन्ड काफी स्ट्रोंग हो जाएगा, जहां पर दोनों एटम जो है एक दूसरे के अंदर अच्छे से ओवरलैप कर जाएंगे। अगर यहां से भी क्लोज हमने एटम्स को लेके आना चाहा, अगर इस कंडीशन से भी हम लोग चाहें कि दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज हो जाएं, तो वहां पर क्या होगा, ये न्यूक्लियाई आपस में रिपेल करने लग जाएंगे। ये जो न्यूक्लियाई होंगे इनके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अगर इससे और ज्यादा पास पास हमने इनको लाना चाहा तो इनकी रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से हमें क्या दिख रहा है भाई, इस पॉइंट से भी कम अगर हो जाती है न्यूक्लियर डिस्टेंस, देखो ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर और भी कम हो गई। इससे भी कम करने की कोशिश करेंगे तो एकदम से एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एकदम से इसकी एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल ये बॉन्ड जो है वो हो जाएगा। उस बॉन्ड के एकदम से अनस्टेबल होने का क्या कारण है, न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव की एकदम से रिपल्सन बढ़ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ये जो बॉन्ड लेंथ बनी 74 पिकोमीटर, ये ऐसी डिस्टेंस है जिसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्सेज मिनिमम है। इसीलिए यही न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बना रही है। इससे ज्यादा अगर क्लोज हम लोग ले आए एटम्स को तो न्यूक्लियर रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल स्टेट जो है, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल की जो स्टेट है वो है 74 पिकोमीटर के ऊपर। इसी स्टेट के ऊपर, इसी न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है भाई, वो न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी जहां पर
अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्सेज मिनिमम है। दोनों न्यूक्लियाई के बीच में वो डिस्टेंस जिसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेज मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्सेज मिनिमम है, उस न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर जो ओवरऑल एनर्जी है उसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या हो गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट दैट न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच अट्रैक्टिव फोर्सेज आर मैक्सिमम एंड रिपल्सिव फोर्सेज आर मिनिमम। तो ये होती है भाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में फाइनल सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेज मैक्सिमम है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेज मैक्सिमम है इसीलिए बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, दोनों एटम जब पास पास आए उनके बीच की रिपल्सिव फोर्सेज को उन्होंने ओवरकम किया, जिस तरीके से नई फोर्सेज आई नया बॉन्ड बना, तो नई अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ज्यादा स्टेबल थी। बॉन्ड एनर्जी जो सॉरी जो ओवरऑल एनर्जी है वहां पर रिलीज हुई। ओवरऑल एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी के अंदर ज्यादा एनर्जी हो तो उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो गई इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई, स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो फाइनली बॉन्ड बनने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल बन जाता है। अब यहाँ पर देखो भाई, हम लोग बात करते हैं इंथैल्पी की। इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, इंथैल्पी और एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। रीजन क्या है, देखो एनर्जी एक काइंड ऑफ फिजिक्स की टर्म है, वो एक सिंगल पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करती है। केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं इंथैल्पी वर्ड को। इंथैल्पी वर्ड का सीधा सा मतलब है, इंथैल्पी का मतलब है वन मोल पार्टिकल्स की एनर्जी। वन मोल पार्टिकल्स कितने होते हैं, Na के बराबर होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23। इतने मोलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। यहाँ पर एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके के वन मोल बॉन्ड्स जब बनेंगे उसको बोला जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। एक बॉन्ड जब बना है तो वहां पर जो एनर्जी है उसको बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। और ऐसे ही वन मोल बॉन्ड जब बनेंगे तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। ये छोटा सा फर्क है, बस मैथमेटिकल फर्क है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी के बीच में। बॉन्ड एनर्जी एक बॉन्ड की होती है, एक बॉन्ड की होती है, एक सिस्टम की होती है, और बॉन्ड इंथैल्पी वन मोल बॉन्ड्स जब बनेंगे वहां पर जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो होती है बॉन्ड इंथैल्पी। यहां पर मैं लिख देता हूं वन मोल की वैल्यू जो कि कितनी होती है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23। इतने सारे बॉन्ड्स जब बनेंगे तब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। ये होती है बॉन्ड इंथैल्पी। इसी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि दो एटम जब पास पास आते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही अगर वन मोल बॉन्ड्स बन रहे हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, Na के इक्वल बॉन्ड बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग ये समझ गए कि वन मोल बॉन्ड जब बनेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। अब अगर हम लोग कुछ ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं जिनके अंदर बॉन्ड बनने बनने वाले तो है ही, टूटने भी वाले हैं, तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली यही होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर हमें वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तब हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, उतनी ही एनर्जी देनी होगी जितनी एनर्जी उन बॉन्ड्स के बनने के टाइम रिलीज हुई थी। तो एक तरीके से बॉन्ड इंथैल्पी वो एनर्जी भी है जो रिलीज होती है जब वन मोल बॉन्ड बनते हैं। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी है जो हमें चाहिए होगी, जो कंज्यूम होगी जब हमें वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वही वहां पर भी लगेगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल बॉन्ड्स ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप आर फॉर्म्ड। जब एक स्पेसिफिक तरीके के वन मोल बॉन्ड बनते हैं वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बॉन्ड इंथैल्पी है। और जब एक स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वहां पर जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको भी हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी ही बोलेंगे। दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाली है। यहाँ पर देखो जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल
पहले प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ होगा। इस बॉन्ड्स को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम्स को आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के अंदर स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखो एनर्जी आपको दिखेगा भाई कंज्यूम होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी है जो कि कंज्यूम होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने में। सिमिलरली अगर दो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तब भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी को दोनों, बॉन्ड इंथैल्पी को दोनों ही तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब बॉन्ड बन रहे हैं, जब वन मोल बॉन्ड बन रहे हैं तब एनर्जी जो रिलीज होगी वो बॉन्ड इंथैल्पी है, या फिर जब वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है वहां पर जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, रिलीज नहीं कंज्यूम होगी, उस एनर्जी को भी बॉन्ड इंथैल्पी ही बोलेंगे। तो इन दोनों ही डेफिनेशंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग प्रोसेस के टाइम एक्सप्लेन होंगी। बॉन्डिंग की प्रोसेस के दौरान ये डेफिनेशन एक्सप्लेन होगी और जब हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे तब ये डेफिनेशन जो है काम में आएगी। लेकिन अमाउंट दोनों की बराबर ही होती है भाई। बॉन्ड के बनने के टाइम जितनी एनर्जी लग रही है उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड को, सॉरी, बॉन्ड बनने के टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी चाहिए होगी। आयोनिक बॉन्डिंग जब हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या हो रहा था, आयंस पास आ रहे थे और वन मोल आयंस जब एक लैटिस बना रहे थे उसको लैटिस एनर्जी हम लोग बोल रहे थे। वहां पर भी हमने यही देखा था कि वन मोल लैटिस जब बनेगी तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे। और जब उस लैटिस को हम लोग ब्रेक करेंगे वन मोल के अंदर, वन मोल लैटिस को जब हम लोग ब्रेक करेंगे आयंस के अंदर तब भी एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होगी। तो लैटिस एनर्जी भी बिल्कुल दोनों तरीके से दोनों तरफ काम कर रही थी। वैसे ही केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर भी ये जो एनर्जी होती है बॉन्ड इंथैल्पी, ये भी दोनों तरीके से काम करती है। बॉन्ड ब्रेक करने हैं एनर्जी कंज्यूम होगी, बॉन्ड बनाने हैं एनर्जी रिलीज होगी, दोनों ही होती है बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप के कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक तरीके से ओवरलैप का सीन समझेंगे कि ओवरलैप के बाद आखिर होता क्या है। देखो, जब दोनों एटम ओवरलैप कर लेते हैं तब बेसिकली क्या होता है, उनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी थे उनके अंदर, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम हमने माने थे। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, वन एस ऑर्बिटल के अंदर होता है। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का वन एस ऑर्बिटल है, ये भी वन एस ऑर्बिटल है। जब इन दोनों ने ओवरलैप किया तो एक तरीके से अभी ये मान लो कि एक कॉमन रीजन इन्होंने बना लिया, ये एक कॉमन एरिया इनका हो गया। ठीक है, जिसके अंदर क्या है भाई, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये जो कॉमन रीजन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से जो बनता है उसके बारे में एक्सप्लेन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसको बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोल देते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या समझो, जैसे ही दोनों स्फेरिकल एटम पास पास आए वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुल गए, वो दोनों एक दूसरे के अंदर काइंड ऑफ डिसोल्व हो गए और उनका एक कॉमन रीजन जो है हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन के अंदर रहेंगे, अगर इस स्पेस के अंदर रहेंगे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस एटम का भी पार्ट है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस एटम का भी पार्ट है। तो बेसिकली दोनों ही एटम्स ने ये शेयर किए हुए हैं। तो ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप कर जाते हैं तो दिस प्रोसेस अलाउज देम, ये प्रोसेस उनको अलाउ करती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके। इस ओवरलैपिंग की वजह से ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों एटम शेयर कर पा रहे हैं। वरना क्या था भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास था। जब ये इन्होंने ओवरलैपिंग की तभी जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो, strength of a bond is determined by the extent of overlap between the atomic orbitals। extent of overlap का मतलब है कितना अच्छे से ओवरलैप हुआ है। जितना बेटर ओवरलैप उनका होगा उतने ही बेटर स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। जितना एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुलेंगे वो, उसी तरीके से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिसाइड होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जितना होगा, जितना ज्यादा उनकी ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, आगे देखो, द सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इज मेड बाय एन ओवरलैप बिटवीन टू स्फेरिकल वन एस ऑर्बिटल्स। दो वन एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर लेते हैं तब जो है दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। इस तरीके से उस बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल हो गया ये H2
और इस तरीके से इनका बॉन्ड हम लोग दिखा देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया, इस वजह से जो है उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना। ये था भाई ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट ने बस सीधी सी बात क्या बताई है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, जिससे कि एक कॉमन स्पेस जनरेट हो जाता है। उस कॉमन स्पेस के अंदर जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों एटम्स के द्वारा शेयर किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस कॉमन रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे जो कि दोनों ही एटम्स के द्वारा शेयर किए जा रहे थे। तो वो ओवरलैपिंग ही है जिसकी हेल्प से दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाते हैं, वरना उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही एक दूसरे के पास रहेंगे, दोनों शेयर नहीं कर पाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को। ओवरलैपिंग होती है, इसी वजह से शेयरिंग पॉसिबल हो पाती है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग से ही बनता है, तो उसके लिए ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज हम लोग क्या समझ गए, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। आगे हम लोग समझते हैं भाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। यहां पर आप लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखोगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड आखिर क्या होते हैं, किस तरीके से ये दोनों बॉन्ड जो है बनते हैं। तो देखो, ऑर्बिटल मेक सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैप। ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहां पर कोई एक्सिस हमारे पास है, जब दो एस ऑर्बिटल इस एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेंगे, मान लो यहां पर था पहला एस ऑर्बिटल और यहां पर था दूसरा एस ऑर्बिटल, जब इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी तो कुछ ऐसा बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल, यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल और बीच में हो गया इनका कॉमन रीजन जिसके ऊपर रहेंगे शेयर पेयर। तो ऐसे एक एक्सियल ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बना, यहाँ से ये एक्सिस था बेसिकली हम लोग दिखा सकते हैं, इस एक्सियल ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों एस ऑर्बिटल अगर है तो वो भी इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली अगर एक एक्सियल ओवरलैप हो एस और पी ऑर्बिटल के बीच में, तब क्या होगा, तो देखो एक एस ऑर्बिटल था और एक था पी ऑर्बिटल। अब ये एस ऑर्बिटल अगर हम लोग मान ले कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो पी ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए। तो पी ऑर्बिटल हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, वो पी ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट है, ये पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग पी एक्स बोल सकते हैं, है ना। तीन तरीके के पी ऑर्बिटल होते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये पी एक्स वाला ऑर्बिटल है। एक्सियल ओवरलैप अगर हमें करवाना है तो मतलब सेम एक्सिस के ऊपर दोनों होने चाहिए। तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये एस ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पर आ गया पी ऑर्बिटल। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का कॉमन रीजन कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो बना है एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैप की वजह से, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही होता है। यहां पर भी क्या है, ओवरलैपिंग रीजन कितना है, एक ही ओवरलैपिंग रीजन है। ओवरलैपिंग रीजन या फिर ओवरलैपिंग स्पेस का मतलब क्या हो गया, कितने स्पेस है जहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो यहां पर भी एक ही था, यहां पर भी एक ही था। तो जहां पर ये जो रीजन होता है, जो ओवरलैपिंग रीजन होता है, वो एक हो जाए, उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आप लोग समझ गए। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पर ओवरलैपिंग रीजन कितने हो, एक हो, वन ओवरलैपिंग रीजन, ये आप लोग बोल सकते हो। ये डेफिनेशन हो जाएगी सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली कैसे बनेगा, जिस ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और वन कॉमन रीजन उनका बनेगा, वन ओवरलैपिंग रीजन उनका बन जाएगा, इस तरीके से जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं भाई कुछ और ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग कर लेते हैं। पी ऑर्बिटल हमारे पास आ गया था, पी ऑर्बिटल्स की और भी तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, सिंस पी ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल बिहेवियर, क्योंकि पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, डायरेक्शनल बिहेवियर होता है। या तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होंगे या फिर वाई की डायरेक्शन में या फिर जेड की डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा भाई, वो मल्टीपल तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। पहली ओवरलैपिंग कैसे होती है देखो, पी पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप एक्सियली
टू मेक ए पाई बॉन्ड। दो पी ऑर्बिटल जो है एक्सियली ओवरलैप अगर कहेंगे, एक्सियल ओवरलैप करने का मतलब क्या है भाई, दोनों पी ऑर्बिटल सेम एक्सिस पर है। मान लो अगर ये पी एक्स है तो दूसरा भी पी एक्स ही होना चाहिए, दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए। इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तब क्या होगा भाई, कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक्सियली अगर ओवरलैप करेंगे तो एक ही कॉमन रीजन आने वाला है दोनों के बीच में, ये बीच में क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाला है। अभी देखो दो पी ऑर्बिटल जो है ना वो साइड वाइज ओवरलैप भी कर सकते हैं, मतलब दोनों एक एक्सिस पर नहीं होंगे। मान लो हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक्सिस पहले मैं बता देता हूँ आपको, एक्स एक्सिस ये हो गया मान लो कि जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी जेड वाले ऑर्बिटल ले लें इस तरीके से, पी जेड हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा पी जेड जो है ऐसे ही होगा, जेड एक्सिस के अलोंग ही वो भी होने वाला है। इनके बीच में एक्सियल ओवरलैप नहीं हो पाएगा, इनके बीच में कौन सा ओवरलैप होने वाला है, साइड वाइज ओवरलैप होता है। साइड वाइज ओवरलैप का मतलब क्या है भाई, देखो ये जो ऊपर वाले लोब इनके हैं, इसके अंदर क्योंकि दो लोब हैं, दो सर्कल से आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या दे देते हैं, प्लस माइनस नाम भी दे देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस प्लस की आपस में ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करने वाले हैं, और माइनस माइनस की आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इनका जो ओवरलैप्ड सिस्टम आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक ये पी ऑर्बिटल और दूसरा ये पी ऑर्बिटल, इससे मैं बनाता हूं इसको। तो इस बॉन्ड के अंदर बेसिकली आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रीजन कितने हो गए, कितने रीजन हैं जो कि कॉमन हो गए। तो देखो एक ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पर है, एक ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर टोटल ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग स्पेसिस हो जाते हैं दो। और जब दो कॉमन स्पेसिस होते हैं, दो ओवरलैपिंग रीजन हो जाते हैं किसी बॉन्ड में, उस बॉन्ड को बोला जाता है भाई पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड, यही बात यहाँ पर लिखी है। जब दो पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप मतलब दोनों पैरेलली आ रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल थे, इस तरीके से अगर ओवरलैप करेंगे तब वो बनाएंगे एक पाई बॉन्ड। इस कंडीशन में जो है वो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बेसिकली क्या हो गया, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर टू ओवरलैपिंग रीजन हो, टू ओवरलैपिंग जोन हो, जोन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जिस बॉन्ड के अंदर दो ओवरलैपिंग जोन होंगे उसको बोला जाएगा पाई बॉन्ड। इस तरीके से जो है पाई बॉन्ड्स बनते हैं भाई, सिग्मा और पाई दोनों हम लोग समझ गए। अभी हम लोग कुछ ऐसी कंडीशन देखते हैं जिनके अंदर बॉन्ड नहीं बना सकते, टेक्निकली बॉन्ड नहीं बन सकता, रेस्ट्रिक्टेड ओवरलैपिंग इन ऑर्बिटल्स। किस किस कंडीशन में जो है ये जो ओवरलैपिंग है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो देखो सिंस एस ऑर्बिटल इज सफेरिकल, एस ऑर्बिटल होता है सफेरिकल, कोई डायरेक्शनल बिहेवियर इसका नहीं होता, तो क्योंकि ये सफेरिकल है इसलिए ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा भाई पी ऑर्बिटल्स के साथ। अगर हम लोग ऐसे दिखाना चाहें कि एक था ये एस ऑर्बिटल, एक था ये पी ऑर्बिटल, और इनकी हमने करवा दी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर भी दो जोन हो गए, इसके अंदर भी पाई बॉन्ड बन गया, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई डायरेक्शनल बिहेवियर है ही नहीं, ना इसका कोई डायरेक्शनल बिहेवियर है, ना इसके पास कोई दो लोब है जो कि एक ऊपर वाले प्लस के साथ इंटरेक्ट करे नीचे वाले माइनस के साथ में, ऐसा नहीं है। इस वजह से ये बॉन्ड जो है नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, ठीक है, इसकी डंबल शेप नहीं है पी ऑर्बिटल की तरह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, पी एक्स एंड पी वाई आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस सो दे कैन नॉट मेक ए पाई बॉन्ड। क्योंकि पी एक्स और पी वाई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर वो होते हैं। देखो जैसे हमने डायरेक्शन बताई है काफी बार, ये x है, इसको मान लो y, इसको मान लो z। तो अगर हम लोग बॉन्ड बनाना चाहें भाई px के बीच में और pz के बीच में, फॉर एग्जांपल ये px हो गया जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ये हो गया pz जो कि z एक्सिस की डायरेक्शन में है, राइट ना। तो क्या ये दोनों ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना पाएंगे, पाई बॉन्ड ये दोनों नहीं बना पाएंगे। पाई बॉन्ड के लिए
इस ऑर्बिटल के दोनों लोब दूसरे ऑर्बिटल के लोब के बिल्कुल पैरेलल आने चाहिए, तभी जो है उनके बीच में ऐसे दो ओवरलैपिंग रीजन हो पाएंगे। तो डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, साइड बाय साइड होने चाहिए। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन भाई, पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो लोब होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों पी ऑर्बिटल साइड बाय साइड होने चाहिए, राइट ना। ये हो गया भाई इनका रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन, इन कंडीशंस के अंदर जो है बॉन्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में देखते हैं भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड जो हमने पढ़ लिए हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल्स के बीच में जब एक्सियल ओवरलैप होता है, सेम एक्सिस के ऊपर जब दोनों ऑर्बिटल पास पास आते हैं, तब वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसके अंदर ओवरलैपिंग रीजन कितने होते हैं, एक। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लेना हो सके तो, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन्स इन ए सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1। सिमिलरली पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल जो कि साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब अगर हम लोग बात करें भाई स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड कितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो देखो हमने देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। जितनी बढ़िया से ओवरलैपिंग हुई है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पर बनेगा। जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सिग्मा बॉन्ड में क्यों स्ट्रॉन्ग होती है, देखो मान लो एक एस और पी के बीच में बॉन्ड बन रहा था, ऊपर ही हम लोग दिखाते हैं। ये बॉन्ड जो बना है ये सिग्मा सिग्मा के बीच में बना है। अब ये दो एटम जो हैं ये काफी पास एक दूसरे के आ सकते हैं, ये ओवरलैपिंग रीजन बहुत बड़ा हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल काफी पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के। हाउएवर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो देखो भाई, पाई बॉन्ड के बनने के टाइम दोनों एटम के न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे। पाई बॉन्ड में दोनों न्यूक्लियस और भी ज्यादा पास आ जाते हैं। साइड वाइज ओवरलैप जब होती है तो दोनों न्यूक्लियस काफी ज्यादा पास आ जाते हैं। यहाँ पर देखो इनकी डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। हाउएवर सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसमें न्यूक्लियस इतने ज्यादा पास पास नहीं आ रहे, वहां पर न्यूक्लियर रिपल्सन इतनी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड में देखो कितने ज्यादा दूर दूर है ना। तो अगर ये न्यूक्लियस दूर दूर है तो ये ओवरलैपिंग रीजन बड़ा हो सकता है, ये काफी अच्छे से ओवरलैप होता है। हाउएवर पाई बॉन्ड के अंदर क्योंकि न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेज हो जाती हैं, इसलिए ये ओवरलैपिंग रीजन जो है ना ये बहुत कम होता है, ये कंपैरेटिवली छोटा होता है, उतनी बढ़िया से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती पाई बॉन्ड में। तो इस वजह से क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड में सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद होता है पाई बॉन्ड, और उसके बाद जो है स्ट्रेंथ आती है डेल्टा और फाई बॉन्ड की, जिनके बारे में अभी आप लोग जानोगे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना। एक सिंगल बॉन्ड होता है सर, एक डबल होता है, एक ट्रिपल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा भाई कि 4 बॉन्ड भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और थ्योरेटिकली तो 6 भी होते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिंगल बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है जो होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर आप लोग देखोगे तो असल में कोई बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड का मतलब यह है कि वहां पर दो बॉन्ड्स हैं। दो बॉन्ड्स कौन से हैं, एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 3 बॉन्ड होंगे। कौन से होंगे, एक सिग्मा होता है और दो होते हैं पाई बॉन्ड। इसको भी थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा था एक पाई था, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं। वैसे ही एक होता है क्वाड बॉन्ड, 4 बॉन्ड जब दो एटम्स के बीच में बन जाए। ध्यान देना, कार्बन ये बॉन्ड नहीं बना सकता, मेटल्स बना लेते हैं। जो 5D और 6D सीरीज के मेटल होते हैं वो ये 4 बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर कौन से होते हैं 4 बॉन्ड, एक होता है सिग्मा, दो होते हैं पाई, और चौथा बॉन्ड जो होता है उसको बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड। ये आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये भी होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दूं तो देखो Re2Cl8, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही Re एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड बनते हैं। चौथा बॉन्ड क्या होता है,
डेल्टा बॉन्ड होता है भाई। वैसे ही 5 बॉन्ड भी बन सकते हैं। 5 बॉन्ड में क्या होगा बेसिकली, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे और 2 डेल्टा होंगे। 6 बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल है, इसका कोई भी एग्जांपल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कुछ एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो कुछ ऐसे तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं कि ये बॉन्ड बन जाए। ठीक है, एक सिग्मा, 2 पाई, 2 डेल्टा और एक पाई बॉन्ड, ये कंडीशन कुछ होती है। ठीक है, ये जो है ये टोटली थ्योरेटिकल है, ये आप लोग समझ लें। तो भाई ये बॉन्ड भी होते हैं, हमें बस यहीं तक पढ़ना है। कार्बन वैसे भी चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता सेम डायरेक्शन में। अभी हम लोग इन तीनों बॉन्ड को समझ गए भाई। ठीक है, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, सिग्मा और पाई से मिलके हमारे पास कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड तक ही हमें पढ़ना होता है। आगे भाई देखो, आगे हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो है, ये एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ लो, डिफरेंट ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग से भी पहले एक प्रोसेस होती है जो कि होती है हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस जो है, ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को और जो बाद में स्ट्रक्चर बनने वाला है, शेप बनने वाली है, उन दोनों को आपस में रिलेट कर देती है। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में या फिर साइंस में ना, अगर कोई सिंपल थ्योरी जिसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, अगर वो थ्योरी काफी सारे फिनोमेना को, काफी सारे और एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, तो उस थ्योरी में भी हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। हालांकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कोई प्रूफ नहीं है, स्टिल क्योंकि ये इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पा रही है, इस वजह से हम लोग मान लेते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो भले ही ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, राम राम।